हेलो गाइस, तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि है परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ऊपर। ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री की स्टार्टिंग में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इनिशियली बच्चे जिसको इतना नहीं समझ पाते हैं बट बहुत आसान है। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल परसेंटेज ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कि आपने अभी एग्जाम्स दिए हैं और आपका जो मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500, 5 सब्जेक्ट्स का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा ना। तो लेट्स से अगर आपका टोटल 510 मार्क्स आया है, ठीक है, आउट ऑफ 500 मार्क्स, तो आप इसका परसेंटेज कैसे निकालते हो? आपको पता है ना, आप खुद ही घर पे चेक करते रहते हो कि यार हमारा परसेंटेज कितना आएगा। तो आप यहाँ पे क्या करते हो? आप करते हो कि अच्छा मेरा 410 आया है मार्क्स आउट ऑफ 500 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज निकल जाता है। तो आपका जो परसेंटेज है वो आप कैसे निकालते हो कि जितना आपके पास अमाउंट है डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, लेट्स से कि अगर एक और एग्जांपल लूं, लेट्स से कि मेरे पास क्या है ना, मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास 4 रेड कलर की बॉल्स हैं, मेरे पास 5 ब्लू कलर की बॉल्स हैं एंड मेरे पास 3 पिंक कलर की बॉल्स हैं। ठीक है, और जो सबका मास है, सारी बॉल्स का जो मास है वो मास है 5 ग्राम ईच। ठीक है, सारी बॉल्स का जो मास है वो 5 ग्राम ईच है। तो अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको ब्लू वाली बॉल्स का परसेंटेज निकालना है, ब्लू वाली बॉल्स का परसेंटेज निकालना है सारी बॉल्स के रिस्पेक्ट में कि कितना परसेंटेज ऑफ मास ब्लू बॉल का है इस बॉक्स के अंदर, कितना परसेंटेज ऑफ मास जो है वो ब्लू बॉल का है विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स। ठीक है, इस होल बॉक्स के अंदर। तो आप क्या करोगे? आपको ब्लू बॉल का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सारी ब्लू बॉल का मास निकालोगे। ठीक है, सारी ब्लू बॉल का मास, आपके पास कितनी बॉल्स हैं? 5 ब्लू बॉल्स हैं एंड ईच ब्लू बॉल का मास कितना है? 5। तो मतलब टोटल जो मास है ब्लू बॉल का वो कितना हो गया? 25। एंड इसको डिवाइड कर दोगे टोटल मास से। तो टोटल मास के अंदर किस किस का मास आएगा? रेड बॉल्स का मास आएगा जो है 4 रेड बॉल्स हैं, तो 4 इंटू 5। देन हमारे पास ब्लू बॉल का मास आएगा, वो तो आपको अभी पता चल ही चुका है, 5 इंटू 5। देन हमारे पास पिंक बॉल का मास आएगा जो कि हमारे पास 3 है, 3 इंटू 5। एंड आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे विद 100। तो यहाँ से हमारा जो परसेंटेज है वो निकल कर आ जाएगा 41.66 परसेंटेज। तो ये आपका ब्लू बॉल्स का मास का परसेंटेज आ गया है। ठीक है, मास का परसेंटेज आ गया है। तो ऐसे ही अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पास लेट्स से आपके पास H2SO4 है। ठीक है, लेट्स से आपके पास H2SO4 एक कंपाउंड है, क्योंकि हम बार बार बॉल्स के लिए तो बात नहीं कर सकते हैं ना, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हम परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो H2SO4 है, तो हम मान लो उसके अंदर निकालना चाहते हैं परसेंटेज ऑफ सल्फर एटम। ठीक है, तो हमारा जो परसेंटेज होगा सल्फर एटम का वो हमारा कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हम क्या लेंगे? मास ऑफ सल्फर एटम, सिर्फ मास ऑफ सल्फर एटम। जैसे आपने ऊपर वाले एग्जांपल में ब्लू बॉल्स का मास लिया था, तो ऐसे ही सल्फर एटम का। तो सल्फर एटम का मास हमारे पास होता है 32 ग्राम डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, अब टोटल मॉलिक्यूल का मास कितना है हमारे पास? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है, पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस 32 सल्फर का प्लस 4 इंटू 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एंड हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 32.65 परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया? H2SO4 के अंदर आपने सल्फर का परसेंटेज निकाल लिया। ऐसे ही लेट्स से अगर मैं H2SO4 के अंदर ही आपको बोल रही हूँ कि चलो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे? आप अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ऊपर क्या लेना पड़ेगा? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम्स का जो मास है आपके पास 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, सॉरी 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो आपको 4 ऑक्सीजन एटम्स का मास लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 एंड यहाँ पे आ जाएगा 100। तो इसका आंसर आ जाएगा
0.3%। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन एटम का भी परसेंटेज निकाल लिया है। अब ये तो आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन बहुत आसानी से निकाल लिया। किसी भी एटम का ऐसे आपको परसेंटेज निकालना हो, मतलब किसी भी, जैसे ऑक्सीजन का निकालना है, सल्फर का निकालना है, ऐसे किसी और कंपाउंड के अंदर भी किसी का भी निकालना हो, तो आई होप अब आप इससे निकाल ही लोगे। बार बार बहुत सारे एग्जाम्पल करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको कर लोगे। तो अब मुझे बस यहाँ पे एक छोटी सी बात और बतानी है कि जब आपने परसेंटेज निकाला, लेट्स से जब आपने सल्फर का निकाला, तो आप ये बात भी तो बोल सकते हो ना अब इसके अंदर कि जैसे कि हमारा वैसे तो H2SO4 का जो मोलर मास होता है वो 98 ग्राम होता है। ठीक है, तो वैसे तो 98 ग्राम है, बट जो हमारा परसेंटेज आया है वो तो 100 के रिस्पेक्ट में आया है। तो अगर मुझे सल्फर एटम की बात करनी है तो सुनो, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि H2SO4 का मान लो आप 100 ग्राम सैंपल ले लो, क्यों? क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 100 के रिस्पेक्ट में होता है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास 32.6 ग्राम ऑफ सल्फर है इन 100 ग्राम ऑफ H2SO4? तो यस, बिल्कुल मैं ये बात बोल सकती हूँ, क्योंकि जो हमारा परसेंटेज होता है वो 100 के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि 32.5 ग्राम हमारा सल्फर है 100 ग्राम के अंदर। तो लेट्स से हम इसको ऐसे ही एक और एग्जांपल से लेके चल लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास CO2 गैस है। ठीक है, एंड CO2 गैस में हम परसेंटेज जो निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल रहे हैं। तो वो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें चाहिए टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वो हमारा हो जाएगा 2 × 16। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ दिस होल मॉलिक्यूल, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन का मास होता है 12 प्लस 2 × 16 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 72.72%। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कार्बन का परसेंटेज निकालते हो तो परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम जो है वो आपका कितना आ जाएगा? 12 डिवाइड बाय, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 44 × 100, तो वो आ जाएगा आपका 27.27%। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हो, जनरली जो कार्बन का मोलर मास होता है वो 44 ग्राम होता है। ठीक है, बट अगर आप परसेंटेज की टर्म्स में बात कर रहे हो, ये जो आप 72.72% जो आपका ऑक्सीजन एटम का आया है, तो आप यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हो ना कि अगर आप 100 ग्राम सैंपल ले लो CO2 का, अगर आप 100 ग्राम सैंपल ले लो CO2, तो ये हमने लिया जिसका 100 ग्राम मास है, तो उस 100 ग्राम के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि 72.72 ग्राम जो है हमारा, वो हमारा ऑक्सीजन है, एंड जो 27.27 ग्राम है वो हमारा कार्बन है। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी इस बात को बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे जो मोलर मास होता है वो जैसे 44 है। ठीक है, तो उस मोलर मास के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑक्सीजन का जो मास है वो हमारा 32 है ग्राम, कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम है। ऐसे ही हमारा जो परसेंटेज आया है वो 100 के रिस्पेक्ट में आया, मतलब 100 ग्राम अगर हम ले लेते हैं तो वो भी हमारा हमने ऑक्सीजन एंड कार्बन का ग्राम निकाल लिया है। ठीक है, तो वही मुझे आपको बताना था कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप 100 ग्राम मान रहे हो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका मोलर मास कितना है, मोलर मास के अंदर तो आपको पता ही है कि कितना कितना मास होगा हर एक एटम का, वो मोलर मास से आप निकाल लोगे। बट अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स को अगर 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में लेना चाह रही हूँ, तब आप कैसे देखोगे कि उसके अंदर कितना ग्राम है अपने एटम्स का? तो वो आप परसेंटेज से बता सकते हो। ठीक है, वो बात मैं आपको समझाना चाह रही थी, तो आई होप मैंने आपको वो बात समझा दी है। अब इसका यूज क्या है वो हमें आगे क्वेश्चंस में समझ आएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने जो समझा है वो हम आगे हमारे क्वेश्चंस के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो लेट्स मूव, तो हम देखते हैं एप्लीकेशन। चलो, ओके गाइस, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सी मैं अभी क्या करने वाली हूँ ना, मैं आपको, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको अप्रोच बताऊंगी क्वेश्चंस की कि ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होता है, एंड देन आप वो सेम अप्रोच बाकी के सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर।
तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या मेंशन है, हमारे पास सोडियम सॉल्ट है एक एसिडिक डाई का, ठीक है, एक एसिड डाई है हमारे पास और हमारे पास उसका सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। लेट्स से मतलब क्योंकि एसिड डाई है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर H होगा और लेट्स से A है, A कुछ भी बड़ा सा कंपाउंड है, ठीक है, बट उसके अंदर H जरूर होगा, ये हमें पता है, तो हम एसिड डाई को ऐसे लिख सकते हैं। बट हमें जो है वो एसिड डाई नहीं दिया हुआ है, हमें सोडियम सोल्ट दिया हुआ है। अब सोडियम सोल्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी एसिड का अगर हम सोडियम सोल्ट ले लें तो उसका मतलब क्या होता है कि H हटा दो और उसकी जगह पे सोडियम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया सोडियम सोल्ट। अब इस सोडियम सोल्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि इस सोडियम सोल्ट के अंदर जो सोडियम है वो 7% है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपके पास सोडियम जो है वो 7% है। अब आपको निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द मिनिमम मोलर मास ऑफ द डाई, ठीक है। अब आपको सोडियम सोल्ट का नहीं निकालना है मोलर मास, आपको मोलर मास भी किसका निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है। आपको डाई का निकालना है जो कि एसिडिक डाई है, ठीक है। तो इसका मोलर मास आपको निकालना है। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो भी परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत काम आएगी आपके पूरे स्टोइशियोमेट्री चैप्टर में, इवन कि पूरे 11th में, पूरे 12th में, पूरी केमिस्ट्री में आपको बहुत काम आने वाली है ये चीज, कि कोई भी चीज अगर परसेंटेज में दी हुई है तो आप उसको विद रिस्पेक्ट टू 100 स्टडी करोगे। पर वैसे तो एक बात देखो, ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है, परसेंटेज तो मतलब ही 100 के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो मैंने कोई बहुत नई बात थोड़ी बता दी, ये तो आपको पता ही है वैसे भी, है ना। चलो, तो अब आप देखो कि आपके पास 7% सोडियम है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास जो मास ऑफ सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सोडियम सॉल्ट के अंदर ही परसेंटेज दिया हुआ है, तो मास ऑफ सोडियम सॉल्ट मैं ले लेती हूँ कि हमारे पास 100 ग्राम है, ठीक है। और उस 100 ग्राम के अंदर मेरे पास जो सोडियम है वो 7 ग्राम है। यहीं से तो परसेंटेज आ रहा है। मैंने क्या लिया, मैंने सोडियम सोल्ट का ले लिया कि वो 100 ग्राम है और उसके अंदर जो सोडियम है वो 7 ग्राम है। क्यों? क्योंकि 7% दिया हुआ था सोडियम। तो मतलब आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में क्या करना है कि सैंपल का मास ले लो 100, ठीक है, और जिसका परसेंटेज दिया हुआ है उसका उतना ही ग्राम ले लो जितना परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई, ठीक है। अब एक बात आपको क्या करनी है कि ये जो मास दिया है वो तो आपको रैंडम मास दिया है, ठीक है, ये तो आपने रैंडम मास पता कर लिया। आप इसको क्या करो, मोलर मास के रिस्पेक्ट में कर लो। अब मोलर मास के रिस्पेक्ट में कर लो, ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, ये ध्यान से समझना कि अगर 7 ग्राम ऑफ सोडियम अगर हमारे पास है तो 7 ग्राम ऑफ सोडियम का मतलब क्या है कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। तो अगर 7 ग्राम से 100 ग्राम सोडियम सोल्ट है तो सोडियम का मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है, वो होता है 23। तो अगर 7 ग्राम जो सोडियम है वो 100 ग्राम ऑफ सोडियम सोल्ट के अंदर है तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम कितने ग्राम के अंदर होगी। अरे भाई यूनिटरी मेथड, ये तो अब आपको रट ही चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 328.5 ग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि आपके पास ये मोलर मास आ चुका है। किसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सोडियम सॉल्ट का मोलर मास आ गया। चलो भाई, अब आपको जो मोलर मास पूछा है क्या वो सोडियम सॉल्ट का पूछा है, नहीं, वो तो आपको किसका पूछा है, डाई का पूछा है, जो कि हमारे पास क्या है, एसिडिक डाई है, ठीक है। अब उसका मोलर मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज समझ आ रही है कि आपको Na का मास निकालना पड़ेगा और हाइड्रोजन का मास ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 328.5 आ गया है, इसमें से आपको सोडियम का मास माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको सोडियम हटाना है तो वो तो होता है 23, ठीक है, और हाइड्रोजन का आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 306.5 ग्राम। सो एक्चुअल में ये आपके पास मास आ चुका है, मोलर मास ऑफ डाई, ठीक है। तो ग्रेट, तो ये आपने क्वेश्चन किया। अब इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट से समझ लो। आपने क्या किया है, आपको सोडियम सॉल्ट का
परसेंटेज सोडियम सोल्ट के अंदर आपको सोडियम का परसेंटेज दिया हुआ था, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने क्या कर लिया कि आपने सोडियम सोल्ट सैंपल का मास मान लिया कि वो 100 है, तो उसके अंदर सोडियम का मास हो गया 7 ग्राम, ठीक है। तो अगर अब आपने क्या किया है, सेम उसको मोलर मास के रिस्पेक्ट में समझ लिया। अगर आप एक उसके अंदर जो आपके पास सॉल्ट है उसके अंदर अगर आप एक एटम का मोलर मास लेके चलोगे ना, ठीक है, अगर एक एटम का मोलर मास के रिस्पेक्ट में अगर आप लेके चल रहे हो तो जो आपके पास कंपाउंड का मास आएगा वो भी मोलर मास ही आएगा, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया कि अच्छा अगर 7 ग्राम में आपके पास 100 ग्राम ऑफ सोडियम सॉल्ट है तो 23 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 23 क्योंकि आपका मोलर मास था ना, 23 क्या था आपका मोलर मास ऑफ सोडियम था। तो क्योंकि आपका 23 मोलर मास ऑफ सोडियम है तो इससे जो आप आंसर निकालोगे वो भी किसी ना किसी का मोलर मास आएगा। अब किसी ना किसी का क्या बात है, वो तो आपको पता ही है, आप सोडियम सॉल्ट की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है मोलर मास भी सोडियम सॉल्ट का आएगा। बट क्वेश्चन के अंदर जो मास पूछा है वो सोडियम सॉल्ट का नहीं पूछा है, वो तो डाई का पूछा है। अब डाई से आपने देख लिया भाई कि सोडियम सोल्ट से डाई कैसे बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है कि एक Na निकाल दो और हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो उसके लिए आपने ये चीज कर ही दी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया मोलर मास ऑफ अ डाई। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, इसको 100 के रिस्पेक्ट में करो तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। सो ऐसे ऐसे जब हम और क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज आपको और क्लियर होती जाएगी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेम क्वेश्चन, ऐसे ही हमने जो अप्रोच हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में लगाई थी हम सेम अप्रोच इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को समझो, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास मेटल नाइट्राइड हमें दिया हुआ है जिसमें हमें ये नहीं बताया है कि मेटल कौन सा है, ठीक है। और उस कंपाउंड के अंदर, इस पूरे कंपाउंड के अंदर जो हमें परसेंटेज दिया हुआ है नाइट्रोजन का, जैसे वहां पे हमें सोडियम का परसेंटेज दिया हुआ था, यहाँ पे हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है एंड हमसे एटॉमिक मास पूछा हुआ है मेटल का, ठीक है, मेटल का एटॉमिक मास पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको पूरे इस कंपाउंड का मोलर मास पता चल जाए, किसी तरीके से पूरे कंपाउंड का मोलर मास पता चल जाए, ठीक है। अब वो जो कंपाउंड का मोलर मास है वो किसके इक्वल होगा, 3 मेटल्स का मोलर मास प्लस 2 नाइट्रोजन का मोलर मास, उसी के इक्वल होगा ना। अब 2 नाइट्रोजन का मोलर मास तो आपको पता है, तो बस 3 मेटल्स का निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास पता करना है, ठीक है। बस क्वेश्चन आसान हो गया, वही तो है पूरे कंपाउंड का मोलर मास, तो अभी आप फटाफट कर लोगे। तो देखो अब ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सी, हमारे पास 28% नाइट्रोजन है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप सैंपल का मास क्या मान लोगे, सैंपल का मास हमारे पास कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। अब वो सैंपल क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास M3N2, ओके, ठीक है। तो अगर हमारे पास सैंपल का मास 100 ग्राम है तो उसके अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजन है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसका मास कितना है, वो है 28 ग्राम। अब यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये सिंगल नाइट्रोजन एटम का परसेंटेज है, नहीं, जो भी परसेंटेज दिया होता है वो जितने भी एटम्स होते हैं उन सारे एटम्स का परसेंटेज होता है, ठीक है। तो हमारे पास अब हम नॉर्मल सा क्वेश्चन है वही सेम कंसेप्ट से कि अगर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 100 ग्राम ऑफ M3N2 के अंदर है, तो यहाँ पे एक ग्रेट बात हो गई है कि 2 नाइट्रोजन का मोलर मास भी तो 28 ही होता है। इट मीन्स आपको ये जो वैल्यू दी हुई है 28, ये आपको डायरेक्ट मोलर मास से ही दिया हुआ है। तो अगर ये डायरेक्ट मोलर मास दिया हुआ है तो आपका ये जो निकल के आ रहा है ये भी मोलर मास ही निकल कर आ रहा है इस कंपाउंड का, ठीक है। बट आपको तो मास जो निकालना है वो किसका निकालना है, वो आपको सिर्फ निकालना है मेटल का। तो आप इस मोलर मास को जो आपका 100 है उसको किसके इक्वल बोल दोगे कि 3 इंटू मेटल का मास प्लस में 2 इंटू 1 नाइट्रोजन का मास, ठीक है। अब नाइट्रोजन का मास तो आपको पता ही है, तो 3 इंटू एम प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका मेटल का मास निकल के आ जाएगा 24 ग्राम एंड दिस इज आवर क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है।
देखो यहाँ पे वैसे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बट एक आपको अजीब सी बात लग रही होगी कि जो इतना सारा स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है, तो ये स्पेस मैंने एवे ही नहीं छोड़ दिया है कि ठीक है बाय चांस रह गया हो, बट ये मैंने किसी इंटेंशन से ये स्पेस मैंने छोड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसी सेम क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक और अप्रोच है। बट अब आपको लग रहा होगा कि हमें एक और अप्रोच की जरूरत क्या है, जब हमें एक अप्रोच समझ ही आ गई है, हम सारे क्वेश्चन कर ही सकते हैं, तो उसकी जरूरत क्या है? तो वो आपको ज़रूरत अभी आगे क्वेश्चन में समझ आएगी कि ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास टू अप्रोचेस होती हैं, ठीक है। अब आपको जो अप्रोच सही लग रही है या फिर जो आपको अप्रोच आसान लग रही है, आप उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप कोई एक ही अप्रोच को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपको फिर ये दोनों अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ पे दोनों यूज हो सकती है वहां पे तो आपके लिए फायदा है ना, आपका जिसमें मन है वो आप सॉल्व कर लो, वैसे सॉल्व कर लो, है ना। बट जहाँ पे एक ही हो सकती है तो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी होगी? वो तो मैं बताऊंगी आपको, वो मैं हूं ना उसके लिए। तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सी अप्रोच लगानी है। तो चलो, अब मैं आपको फटाफट से नेक्स्ट अप्रोच बता देती हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो आप एक बात सोचो कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ही बताती हूँ कि हमारे पास जो परसेंटेज है वो नाइट्रोजन का दिया हुआ है, मतलब कि 28% ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप एक बात बताओ कि ये जो हमें परसेंटेज दिया है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? पहली बात तो परसेंटेज जो भी दी होती है तो 28 डिवाइड बाय 100 ऐसे होगा, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज है इसको मैं इसी फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करूंगी कि मास ऑफ 2 नाइट्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ होल कंपाउंड, मास ऑफ होल कंपाउंड। अरे भाई, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज था तो परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना, कि जिसका परसेंटेज दिया हुआ है उसका मास डिवाइड बाय टोटल कंपाउंड का मास, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो वो परसेंटेज तो हमें दी हुई है, हमें निकालनी नहीं है, यहाँ पे वो हमें दी हुई है। और हमें मास भी पता है नाइट्रोजन एटम का। तो यहाँ पे आप सारी चीजें बस मेंशन करते जाओ। तो देखो आपके पास क्या है, 28/100। 2 नाइट्रोजन एटम का मास कितना है? 28 ही है। होल कंपाउंड का मास कितना है? अरे भाई, होल कंपाउंड के मास के लिए तो आपको मेटल का मास चाहिए। तो कोई बात नहीं, अभी उसको ऐसे लिख देते हैं 3 × m प्लस में नाइट्रोजन का भी मास चाहिए क्योंकि होल कंपाउंड का मास चाहिए, और 2 नाइट्रोजन का जो मास है वो 28 ही है। तो बस आपको अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहली बात तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा 3m + 28 इज इक्वल टू 100, जो कि आपके पास पहले भी आया था। एंड जो मास है वो आपके पास निकल के आ जाएगा 24 ग्राम, जो आपके पास पहले भी निकल के आया था। तो सी आंसर तो सेम ही आया है, बस आपने क्या किया है, दो अलग अलग अप्रोच लगाई। एक जिसमें आपने 100 के रिस्पेक्ट में निकाला, ठीक है, और एक जहां पे आपने डायरेक्ट जो परसेंटेज का मतलब होता है वो वाला फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। तो आपको अब दोनों अप्रोच समझ आ गई है। अब हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस अप्रोच को यूज करना है। चलो, ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें परसेंटेज दिया हुआ है एक एलिमेंट m का, जो कि 53% दिया हुआ है इन इट्स ऑक्साइड, ठीक है। M2O3 कंपाउंड है, उसके अंदर एलिमेंट m का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा अप्रोच लगाना है? अब आपको एक बार तो लगेगा यार परसेंटेज दिया हुआ है तो ठीक है कुछ भी लग जाएगा, बट यहाँ पे ध्यान दो कि जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है वो आपको ऐसे एटम का दिया हुआ है जिसका मोलर मास आपको पता ही नहीं है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझो इसको, कि ऐसी चीज का परसेंटेज दिया हुआ है जिसका मोलर मास आपको पता ही नहीं है। तो आप कैसे बोलोगे कि अगर जैसे आप बोलना चाह रहे हो कि अरे भाई इसका 53 ग्राम है मेटल का और सैंपल का 100 ग्राम है और इसका 100 ग्राम है, ठीक है। तो 53 ग्राम में अगर 100 ग्राम है तो किसके अंदर कितना है? अब आपको आपको एलिमेंट का मोलर मास पता ही नहीं है ना, तो आप कैसे यूनिटरी मेथड लगाओगे? आप नहीं लगा पाओगे। तो बाय चांस आप इस क्वेश्चन के अंदर वो वाला मेथड फॉलो नहीं कर पा रहे हो जो विद रिस्पेक्ट टू 100 वाला मेथड होता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर नॉर्मल अपना जो आपका फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, वो वाला आप अपना कंसेप्ट लगाओ, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आपके अंदर उसके अंदर क्या है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है m,
वो आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको कितना दिया हुआ है, 53% दिया हुआ। अब इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 53 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ है वो एलिमेंट का दिया हुआ है, एलिमेंट m का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो ऊपर लोगे वो मास भी आप एलिमेंट का ही लोगे। तो कितने एलिमेंट है आपके पास, 2 एलिमेंट है, तो उनका मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम, डिवाइड बाय आपको क्या करना है, होल कंपाउंड का मास लेना है, तो वो आपको वापस से सेम 2 इंटू एम प्लस 3 इंटू 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, और आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 3। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आप वापस से लिखो 53 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2m डिवाइड बाय 2m प्लस 48। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है। अब आप इसको वापस से रीअरेंज कर सकते हो, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये तो वैसे आपको पता ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 106m प्लस 2544 इज इक्वल टू 200 ऑफ m। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 94 ऑफ m इज इक्वल टू 2544, तो यहाँ से आपके पास m आ जाएगा 27 ग्राम। ग्रेट, तो आपके पास आंसर आ गया है आपका। आपके पास एलिमेंट जो m है उसका मास आपके पास निकल के आ गया विच इज 27, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास d। तो ग्रेट, सी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो आपको यहाँ पे आई होप समझ आया होगा कि अगर आपको किसी ऐसी चीज का परसेंटेज दिया हुआ है जिसका मास आपको मोलर मास ऑलरेडी नहीं पता है, तो जब जिसका मास आपको मोलर मास आपको ऑलरेडी नहीं पता, तो आप कंपाउंड का भी मोलर मास नहीं निकाल पाओगे, तो आपको ऐसे केस में यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी, तो हमारे पास ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड सल्फर है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें नहीं पता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, बस ये पता है उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन एंड सल्फर है। ठीक है, तो द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, तो हमें इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है जिसके अंदर 8% सल्फर दिया हुआ है। ठीक है, हमें कंपाउंड का कोई फॉर्मूला तक नहीं दिया हुआ है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल, क्योंकि हमें सल्फर का मोलर मास तो पता होता है ना, जिसका परसेंटेज दिया हुआ है, सल्फर का परसेंटेज दिया हुआ है, तो और सल्फर का मोलर मास भी हमें पता होता है, तो बस फिर क्या है, फिर तो हम कंपाउंड का मोलर मास निकाल ही लेंगे। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल सा क्वेश्चन है एकदम, कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है वो हम क्या ले लेंगे, 100 ग्राम ले लेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास अगर 100 ग्राम है तो उसके अंदर हमारे पास मास ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 8 ग्राम। तो यहाँ से हम आराम से बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 8 ग्राम ऑफ सल्फर, अगर 8 ग्राम ऑफ सल्फर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है, ऑर्गेनिक नहीं लिखा है मैंने, अगर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड के अंदर है तो सल्फर का मास कितना होता है, मोलर मास 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर कितने कंपाउंड में होगा, 100 डिवाइड बाय 8 इंटू 32 विच कम्स आउट टू बी 400 ग्राम, जो कि हमारा बी ऑप्शन में मेंशन है। तो फटाफट से मैंने बी ऑप्शन करेक्ट बता दिया है यहाँ पे। तो आपने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर, आपको ऑलरेडी जो मेंशन था वो सल्फर का परसेंटेज मेंशन था, जो कि आपने मान लिया 100 ग्राम ऑफ सैंपल के अंदर। तो अगर 8 ग्राम ऑफ सल्फर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड के अंदर है तो 32 ग्राम ही हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मोलर मास है सल्फर एटम का। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर कितने मास ऑफ कंपाउंड के अंदर होगा, तो वो हमारा निकल के आ गया है, जो कि हमारा मोलर मास ही निकल कर आएगा, क्योंकि हमने मोलर मास के लिए ही मास निकाला है। ठीक है, तो बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। कितना आसान क्वेश्चन था, सोचो हमें कंपाउंड का फॉर्मूला भी नहीं दिया फिर भी हमने आंसर निकाल लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो सी, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि हमारे पास अनदर इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख के बहुत डर लगेगा कि पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बट कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सी, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉलीस्टायरीन है जिसका फॉर्मूला हमें मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एन है, ये एन है हमारे पास ये,
एंड वो बोल रहे हैं कि वो प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग स्टायरीन विद ट्राइब्रोमोबेंजोइल। अभी आपको ये सब नाम भी नहीं पता है, ठीक है। पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अरे भाई हमें रिएक्शन से क्या करना, हमें क्या मतलब कैसे बनाया है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, काम की चीज देखो क्या है इसके अंदर, इट इज फाउंड टू कंटेन 12.8% ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, बाय वेट। बाय वेट का मतलब क्या है, मतलब कि ग्राम में ही है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर ब्रोमीन का जो परसेंटेज है वो 12.8% है, और हमारे को वैल्यू बता दो, एन का वैल्यू बता दो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम वही परसेंटेज के रिस्पेक्ट में करना है। क्यों उसके रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि जिसका परसेंटेज आपको दिया हुआ है उसका मोलर मास आपको पता है, तो आप डायरेक्ट कंपाउंड का मोलर मास निकाल लोगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि हमारा जो मास ऑफ सैंपल है, मास ऑफ सैंपल का मतलब है पॉलीस्टाइरीन का जो मास है वो 100 ग्राम है। तो हमारे पास मास ऑफ ब्रोमीन जो है, मास ऑफ ब्रोमीन जो है वो 12.8 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगाओगे कि अगर 12 ग्राम ऑफ Br हमारा 100 ग्राम ऑफ सैंपल के अंदर है, तो अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर 3 ब्रोमीन है, ठीक है। तो आप 1 ब्रोमीन का मास लेके नहीं चलोगे, आप 3 ब्रोमीन का मोलर मास लेके चलोगे कि अच्छा, कि अगर हमारे पास 12.8 ग्राम ब्रोमीन 100 ग्राम सैंपल के अंदर है, पहली बात तो ये देखना है कि 3 एटम्स ऑफ ब्रोमीन का मोलर मास क्या हो जाएगा, 3 × 80, क्योंकि यहाँ पे 1 ब्रोमीन का मास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, जो कि निकल के आएगा 240 ग्राम। तो अगर 12.8 ग्राम 100 ग्राम के अंदर है, तो 240 ग्राम ऑफ ब्रोमीन कितने ग्राम ऑफ सैंपल के अंदर होगा, वो हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 12.8 इंटू 240, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 1875 ग्राम, 1875 ग्राम, ठीक है। तो अब आपको एक चीज समझ, अब तो आपको ऑब्वियसली बात है, पता चली गया है कि ये जो आपका निकल के आया है ये आपका मोलर मास निकल के आ गया है आपके सैंपल का, मोलर मास ऑफ सैंपल। तो बस फिर तो क्या ही है, जब आपके पास मोलर मास ही निकल कर आ गया तो बस आपको उसको अपने पूरे कंपाउंड के इक्वल करना है। तो वो आप कैसे करोगे, 1875 इज इक्वल टू 3 ब्रोमीन का मास जो कि है 240, है ना। 6 कार्बन का मास, तो क्योंकि 1 कार्बन का मास 12 ग्राम होता है मोलर मास जो, तो 6 एटम्स का कितना हो जाएगा, तो 6 × 12 हो जाएगा 72 ग्राम, ठीक है। फिर 3 हाइड्रोजन्स का तो ऑब्वियसली बात है 3 ही होगा, प्लस यहाँ पे n इंटू C8H8 का मास कितना होता है हमारे पास, 104, ठीक है। तो बस अब आपको इसको इक्वेट करके n का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1875 इज इक्वल टू 315 प्लस n इंटू 104। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है n ऑफ 104 इज इक्वल टू 1560। तो यहाँ से n का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 15। तो बस n का वैल्यू आ गया। तो हमें बस इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना था, मोलर मास निकाला, फिर मोलर मास निकाल के हमें ये उसके अंदर अगर हमें किसी भी एटम का, अगर हमें या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स का मास पूछ रहे हैं तो वो हम बता ही देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो आई होप आपको ये वाले सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि हमें कैसे करना है। हमने 2 अप्रोचेस लगाई, एक तो हमने परसेंटेज वाली 100 की रिस्पेक्ट वाली, और एक हमने जो डायरेक्ट फॉर्मूला जो परसेंटेज का होता है वहां से हमने निकाला। और वो कब लगाना है, जब आपको किसी ऐसे एटम का मास दिया हुआ है, सॉरी परसेंटेज दिया हुआ है जिसका मोलर मास आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ और नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।